साल 2017 की बात है। एक ऐसा दावा सामने आया जिसने रातों रात पूरे देश में हलचल मचा दी। दावा कुछ ऐसा था कि वोटिंग मशीन में एक खास सीक्रेट कोड जैसे 123414 टाइप करने से सारे के सारे वोट सिर्फ एक ही पार्टी के खाते में जा सकते हैं। इस एक आरोप ने हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि मशीन पर शक करने का सिलसिला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2009 के आम चुनाव के नतीजों के बाद लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ की बिल्कुल ऐसी ही आशंकाएं जताई थीं। देखा जाए तो इतिहास गवाह है, चुनाव हारने वाली पार्टियां अक्सर इन मशीनों पर सवाल उठाती रही हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा की क्यों ना हों। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इसी पेचीदा मुद्दे की गहराई में जाएंगे। भावनाओं और राजनीतिक बयानबाजी को थोड़ा किनारे रखते हैं और सीधे तकनीक, दावों और उन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तथ्यों पर बात करते हैं जो असल में हमारे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े हिस्से को चलाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ईवीएम पर छिड़ी इस महाबहस को समझेंगे, फिर पोलिंग बूथ के अंदर की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद हैकिंग के गंभीर आरोपों का विश्लेषण करेंगे, चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करेंगे, नई M3 ईवीएम तकनीक को जानेंगे और बिल्कुल अंत में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम पर छिड़ी इस महाबहस की। चुनाव कराना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत ही विशाल लॉजिस्टिकल चुनौती है। बार बार ईवीएम पर लगने वाले आरोपों के जवाब में हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने एक बड़ी ही दिलचस्प और काव्यात्मक बात कही थी। उन्होंने ईवीएम की तरफ से बोलते हुए कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग इन राजनीतिक आरोपों को किस नजरिए से देखता है। अब ये शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई और जिम्मेदारी छुपी है। जरा सोचिए, 2024 के चुनाव में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। 97 करोड़, ये इतनी बड़ी संख्या है कि इतने सारे लोगों का भरोसा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इन मशीनों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर टिका हुआ है। तकनीकी गहराई में जाने से पहले आइए पोलिंग बूथ के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मशीन तक पहुंचने से पहले वहां आखिर होता क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सीधा गया और मशीन का बटन दबा दिया। इसके पीछे पूरे 4 चरणों की एक बहुत ही सख्त मानवीय सत्यापन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले गेट पर सुरक्षा जांच, फिर पहला पोलिंग ऑफिसर वोटर आईडी और लिस्ट क्रॉस चेक करता है। दूसरा ऑफिसर चुनाव आयोग के रजिस्टर में डिटेल्स दर्ज करके हस्ताक्षर लेता है और तीसरा ऑफिसर बाएं हाथ की उंगली पर कभी न मिटने वाली स्याही लगाकर एक पर्ची देता है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए है ताकि यह पक्का हो सके कि मशीन तक पहुंचने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के अनुसार यह पूरा सिस्टम मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन यह बहुत सीधा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो कंट्रोल यूनिट रखी होती है वो मास्टर है, जबकि वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट और वीवीपैट स्लेव्स हैं। मतलब जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी मास्टर कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर कमांड नहीं देता, तब तक बैलेट यूनिट चालू ही नहीं हो सकती। यानी एक सिंगल वोट डालने के लिए भी मानवीय कमांड बहुत अनिवार्य है। तो फिर विवाद कहां से शुरू होता है? विवाद तब खड़ा होता है जब लोग ये सवाल उठाते हैं कि मशीन के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। यहीं से हम आते हैं हैकिंग के गंभीर आरोपों पर। आपको 2017 का वो दिल्ली विधानसभा वाला लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो याद ही होगा। वहां खुलेआम दावा किया गया था कि मशीन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल संभव है। प्रदर्शन में ये दिखाया गया कि अगर एक विशेष कोड एंटर कर दिया जाए तो उसके बाद पड़ने वाले सारे के सारे वोट किसी एक ही पार्टी को जाएंगे, चाहे वोटर कोई भी बटन दबाए। इस एक घटना ने लोगों के मन में बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या सच में सिस्टम को इस तरह आसानी से बाईपास किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इन गंभीर आरोपों पर संस्थागत जवाब क्या है। चलिए देखते हैं कि चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था और उनके उपाय क्या कहते हैं और वे इन दावों से कैसे निपटते हैं। चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा और अहम बचाव है वो ये है कि असली ईवीएम पूरी तरह से एक स्टैंड अलोन मशीन है। आसान भाषा में समझें तो इसमें ना तो इंटरनेट होता है, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। आप इसकी तुलना बचपन के उन खिलौनों या वीडियो गेम से कर सकते हैं जो सिर्फ बैटरी पर चलते थे।
अब चूंकि ये किसी नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं है, तो इसे दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में बैठकर रिमोटली हैक करना तकनीकी रूप से बिल्कुल असंभव हो जाता है। खैर, ये तो हुई सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन भौतिक सुरक्षा यानी फिजिकल सिक्योरिटी का क्या? निर्माण के बाद कंप्यूटर की मदद से एक रैंडमाइजेशन लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इससे किसी को भनक तक नहीं होती कि कौन सी मशीन किस बूथ पर जाने वाली है। राजनीतिक दलों के सामने टेस्ट वोटिंग यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है और फिर इन्हें 24 घंटे सीसीटीवी और हथियारबंद पुलिस सुरक्षा वाले स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी स्तर पर मशीन से कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तकनीक भी बदलती गई। 1990 से लेकर आज तक हार्डवेयर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आइए अब बात करते हैं नई और उन्नत M3 EVM की, जो 2024 के चुनावों में इस्तेमाल हो रही है। सच कहूं तो ये नई M3 मशीन अपने आप में सुरक्षा का एक अभेद्य किला है। इसमें UADM लगा है, यानी अगर किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश भी की ना, तो मशीन तुरंत खुद को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर लेगी। इसकी चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है, यानी डेटा सिर्फ एक बार डाला जा सकता है। और सबसे खास बात, हर बार जब कोई बटन दबता है तो एक नया डायनामिक कोड जनरेट होता है, जिससे सिग्नल्स आपस में उलझ जाते हैं और किसी भी हैकर के लिए पैटर्न को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा रियल टाइम डेटा रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इसे रास्ते में होने वाली किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह बचाते हैं। और इसी तकनीक के भरोसे 2017 में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एक खुली चुनौती दे डाली थी। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि आइए और हमारी मशीन को सबके सामने हैक करके दिखाइए। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ पार्टियों ने इसके लिए रजिस्टर तो जरूर किया, लेकिन चुनौती वाले दिन कोई भी इन तकनीकी दावों को सच साबित करने के लिए आगे नहीं आया। इन सब के बाद अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, और वो है वीवीपैट पेपर स्लिप की पारदर्शिता और इससे जुड़ी हालिया कानूनी लड़ाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। स्थिति कुछ ऐसी है कि वर्तमान में केवल 5% वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के वोटों के साथ मैन्युअली मिलान किया जाता है। लेकिन हाल ही में कई कानूनी याचिकाएं दायर की गईं जिनमें ये मांग की गई थी कि नहीं, 5% नहीं बल्कि पूरी 100% पर्चियों की मैनुअल गिनती होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 100% सत्यापन की मांग को बहुत ही स्पष्ट तरीके से खारिज कर दिया। अदालत का सीधा सा तर्क था कि जितना अधिक मानवीय हस्तक्षेप होगा, गलतियों और गड़बड़ियों की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ेगी। उनका मानना था कि इन स्वचालित प्रणालियों में इंसानी गिनती के मुकाबले काफी कम गलतियां होती हैं और देश की चुनाव प्रक्रिया को यूं वापस 60 साल पीछे नहीं धकेला जा सकता। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? जैसा कि हमने देखा, तकनीकी हैकिंग और मशीन से छेड़छाड़ को रोकने के लिए वाकई कई अभेद्य परतें बनाई गई हैं। लेकिन तकनीक चाहे जितनी भी सुरक्षित और आधुनिक क्यों ना हो जाए, मानवीय हस्तक्षेप हमेशा एक अंतिम और अहम चर के रूप में मौजूद रहता ही है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या उन्नत तकनीक और इन सख्त प्रोटोकॉल का ये कॉम्बिनेशन हमारे लोकतंत्र की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए काफी है? इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।